स्वागत है आप सभी का 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें आपको क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। 3 दिन की जोरदार तेजी के बाद आज बाजार पर एक ब्रेक लगता दिखा। हमने देखा कुछ दबाव में बाजार जाकर बंद हुए हैं। अब आगे क्या करना चाहिए, इस पर होगा फोकस। टाटा स्टील के नतीजे कराने वाले हैं दिग्गज मेटल कंपनी। क्या उम्मीद करें नतीजों से, इसका एनालिसिस लेकर आएंगे शो में। साथ ही कल के लिए ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में। चलिए शुरुआत करेंगे बाजार के साथ ही, जहां पर हमने देखा कि 3 दिनों की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी 220 अंकों की गिरावट के साथ 17,560 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 770 अंक टूट गया। निफ्टी बैंक 39,000 के करीब जाकर बंद हुआ। ओवरऑल बाजार में कैसा एक्शन रहा, बताने के लिए मेरी सहयोगी प्रियंका जुड़ गई हैं। चलिए आज समझ लेते हैं आज बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। तो क्लियरली जब हम एक गैप डाउन के साथ खुले, 2 दिन की गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो गैप्स थे वो आज कहीं ना कहीं फिल होते हुए दिखाई दिए। थर्सडे बीइंग एक्सपायरी डे, आज हमने बाजार में एक मामूली गैप डाउन के साथ ओपनिंग देखी और ये गैप यानी ये जो गिरावट थी बाजार में थ्रू आउट द डे बढ़ी और इनफैक्ट लास्ट के हाफ एन आवर में गिरावट बढ़ते हुए हमें जो क्लोजिंग मिली है निफ्टी पर लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा की क्लोजिंग आपको निफ्टी पे देखने को मिली है और बैंकिंग इंडेक्स भी यानी बैंक निफ्टी पे भी आपको लगभग 450 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। आज क्लियरली कौन से सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और किस सेक्टर से आज आपको ड्रैगर निकल कर सामने आए। पहले लीडरशिप की बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आज स्ट्रेंथ थी। तो ये आप बैंकिंग इंडेक्स को देख रहे हैं, लगभग 300 ऑड पॉइंट्स की आपको गिरावट बैंकिंग इंडेक्स ने क्लोजिंग के टाइम पर दी है। बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर से आज लीडरशिप आई, स्ट्रेंथ देखने को मिली। क्लियरली आज ऑटो पैक, कल ऑटो पैक वीक था क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले बैंकिंग ऑटो सेल्स के नंबर्स आए थे लास्ट मंथ के जो थोड़े से वीक थे, जिसके बाद हमने देखा एक प्रेशर था कल। लेकिन आज क्लियरली अगर स्ट्रेंथ किसी सेक्टर में आपको दिख रही थी, आप अगर निफ्टी के पहले 3 काउंटर्स की बात करें तो उसमें ऑटो के लार्ज कैप्स थे, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो एंड द लीडिंग वाज हीरो मोटोकॉर्प। तो ये 3 स्टॉक्स थे जहां पर हमें बढ़त देखने को मिली। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो एंड हीरो मोटोकॉर्प, अगर इन स्टॉक्स को हम देखें तो इनमें क्लियरली आज थ्रू आउट द डे स्ट्रेंथ बनी और ये स्ट्रेंथ पे क्लोज हुए। मेटल स्टॉक से आपको लगभग हाफ द स्टॉक्स यानी 40% उस पैक से ही आपको आज लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दिए। आज मेटल से इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, कल टाटा स्टील के नंबर्स हैं, लेकिन क्लियरली वहाँ लॉन्ग्स बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, यहाँ आपको एक प्रेशर देखने को मिला और उनमें प्राइवेट हो, पब्लिक स्पेस बैंक्स हो, लेकिन एसबीआई के रिजल्ट्स इसी हफ्ते आने हैं तो उस पर ज़रूर नज़र होगी। तो बहुत कम अब निफ्टी कंपनीज रह गई हैं जिनके रिजल्ट्स आने हैं और वो एक की ट्रिगर भी है पूरे स्पेस और सेक्टर के लिए भी। एसबीआई को आप देखेंगे हरे निशान में लेकिन बंद हुए, फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा आपको एफएनओ स्पेस से बलरामपुर चीनी में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखी जब आप क्लोजिंग दे रहे थे। आपको टीवीएस मोटर में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखी। ये आपको एक ओवरऑल एक हीट मैप दिख रहा है कि आज निफ्टी 50 के काउंटर से किस तरह से परफॉर्म किया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत क्लियरली कुछ ही सेक्टर्स थे जिनमें आपको आज एक बढ़त देखने को मिली थी जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। नहीं तो बाजार पे टेक्नोलॉजी पैक में भी क्लियरली एक आज अंडर परफॉर्मेंस, आज एक उनकी तरफ से डेंट देखने को मिला क्योंकि हमने देखा है ग्लोबल क्यूज, कहीं ना कहीं कॉग्निजेंट के रिजल्ट्स और उसके बाद एक सेंटिमेंटल इफेक्ट और साथ ही क्योंकि टेक्नोलॉजी पैक हम ऑलरेडी देख रहे थे पिछले 2 दिन से 3 दिन से अच्छा 2 दिन से अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा था। तो आज एक वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली हावी होती हुई दिखाई दी। नंबर्स के लिहाज से आज टाइटन के रिजल्ट्स आए, अच्छे नंबर्स आए, आउटशाइन किया टाइटन ने नंबर्स में, पैट बहुत अच्छा था। आईटीसी के रिजल्ट्स आज आने हैं और कल रिजल्ट्स पे नजर होगी तो उसमें होगी टाटा स्टील के रिजल्ट्स आने हैं और साथ ही श्री सीमेंट्स के रिजल्ट्स आने हैं जिस पर नजर होगी। सो ओवरऑल एक गैप डाउन ओपनिंग और गिरावट के साथ 200 पॉइंट्स की ज़्यादा गिरावट, 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी आज क्लोज हुआ। बिल्कुल, बाजार में जो हमने दबाव आते देखा उससे पहले दिन भर आज जो कारोबार चल रहा था, हम कई एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे। एवेंडस कैपिटल के को सीईओ वैभव सांघवी ने हमसे बातचीत में कहा कि बजट में कैपेक्स में जो रोड और दूसरे एंसिलरी प्रोडक्ट्स पर फोकस दिया गया है उससे फ़ायदा मिलेगा। जब हम बात करते हैं आई थिंक उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए आई थिंक वो स्टेट्स को दे रहे हैं केपेक्स के लिए। वो एक आई वुड से कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है अगर स्टेट्स कोई अच्छे प्लान फॉर्म अप करके वो निवेश कर सके। एट द सेम टाइम आप देखें कि रोड्स में थोड़ी एलोकेशन बढ़ाई है और अदर एंसिलरी प्रोजेक्ट्स में भी बढ़ाई है, बट most probably I think the biggest 2 areas are state dole out and to increase allocation on the roads.
और हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं आज शो में, आस्था जैन और देवांग शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिन लेवल्स पर अब निफ्टी आकर खड़ा है, हमने देखा 17,700 17,600 टेस्ट होते हुए, क्या लगता है आपको अब ये जो गिरावट आज दिखाई दी है 3 दिन की तेज़ी के बाद, ये गिरावट आगे जारी रहेगी या एक छोटा पुल बैक है, कल माफ़ कीजिए दबाव है, कल वापस बढ़त दिख सकती है आपको? हमने पास्ट फ्यू डेज में निफ्टी की वॉलेटिलिटी देखी है, काफी वॉलेटाइल था मार्केट। और आफ्टर द रैली एक हमने देखा एक माइनर सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है मार्केट के अंदर। ओवरऑल 17,500 एक सपोर्ट जोन है। इफ यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग के लिए स्टार्ट नहीं रहेगी, बट ये सही लेवल अगर ब्रेक करता है देन फर्दर निफ्टी 17,400 17,350 के जोन तक देखने मिल सकता है। बट एटलीस्ट हमें वेट करना चाहिए 17,500 जो इमीडिएट सपोर्ट है वो लेवल ब्रेक करे, उसके बाद हमें देखना चाहिए सेलिंग के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी का 17,700 का। 17,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई देता है, तो यहाँ से अभी दबाव शायद कुछ समय और जारी रहेगा। लेकिन फोकस कर लेते हैं रिजल्ट्स पर, क्योंकि सीजन चल रहा है और बहुत बड़ी कंपनियों के नतीजे लगातार आ रहे हैं। टाइटन के Q3 नतीजे आ चुके हैं और कंपनी की आय और मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुनाफे की बात करें तो 419 करोड़ से बढ़कर ये 987 करोड़ पर जा पहुंचा है। आय की बात करें तो 7,287 करोड़ से बढ़कर ये 9,515 करोड़ रुपए हो गई है। टाइटन Q3 के नतीजों का पूरा एनालिसिस लेकर मेरी सहयोगी विनी जुड़ रही हैं हमारे साथ। टाइटन के Q3 नंबर्स चमकते हुए नंबर्स है Q3 के लिए। ओवरऑल देखें तो उनकी जो रेवेन्यूज़ है वो इन लाइन आई है, पर जो मुनाफा है वो बहुत ही अपबीट है। बहुत स्ट्रॉन्ग मुनाफा देखा है कंपनी ने और मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है। तो स्टॉक भी देखते हैं तो स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। उसके अलावा ओवरऑल बात करते हैं अब इंडिविजुअल नंबर्स की। जो ज्वेलरी ग्रोथ है, ज्वेलरी सेगमेंट का ग्रोथ हुआ है, अराउंड 31% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मेनली ये ग्रोथ क्यों सपोर्ट हो रही है? फेस्टिव सीजन था, वेडिंग सीजन था, तो ज्वेलरी सेल्स ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी होती है, उसकी बिक्री काफ़ी अच्छी होती है। और ज्वेलरी सेगमेंट टाइटन के लिए अराउंड 80% ऑफ द रेवेन्यू आता है ज्वेलरी सेगमेंट से, तो वो अच्छे सेल्स होते हैं। तो ओवरऑल फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन अच्छे होने के कारण उनकी सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है। और वेडिंग सीजन सेल्स ये टाइम कंपनी के लिए 40% हायर थी ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो काफ़ी अच्छी बॉयंट डिमांड थी कंपनी ने जो देखी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टिकट साइज भी काफ़ी स्टेबल थी, वॉक-इन्स भी इंप्रूव हुए थे। पर यस, ओमाइक्रॉन का जो थर्ड वेव आया था वो थोड़ा इम्पैक्ट कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है कि यस जैन के बिगिनिंग में और दिसंबर के एंड में थोड़ा इम्पैक्ट उसकी वजह से होता है, पर कंपनी एक्सपेक्ट करी है कि फुल ईयर में तो उनकी अर्निंग्स काफ़ी पॉजिटिव ही रहेगी। उसके अलावा बात करते हैं ज्वेलरी के मार्जिन की। ज्वेलरी सेगमेंट के मार्जिन की मेनली जो ग्रोथ ड्राइव हुई है वो है हेल्दी ऑपरेटिंग लेवरेज। ओवरऑल डायमंड प्राइसेस की अप्रिसिएशन भी हुई है, वो रियलाइजेशन बेटर हुआ है, तो उसकी वजह से भी मार्जिन्स इंप्रूव होती है। और प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हुई है, तो उसकी वजह से अच्छे मार्जिन्स भी रिपोर्ट किए हुए हैं कंपनी ने। वॉचेस सेगमेंट में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी थी। अक्रॉस ब्रांड्स उन्होंने वॉचेस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखी थी और मल्टी ब्रांड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल्स, इन सब चैनल्स में भी अच्छी ग्रोथ देखी हुई है कंपनी ने। ना ओवरऑल आईवेयर डिवीजन की बात करें, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, उनके इंटरनेशनल ब्रांड्स है, वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी हुई है। तो ऑल इन ऑल टाइटन ने काफ़ी अच्छी नंबर पोस्ट की है Q3 FY22 में। आस्था, काफ़ी शानदार नतीजे दिखाई दिए हैं टाइटन के यहाँ पर। जैसा विनी बता भी रही थी, डिमांड धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोविड का खतरा अब कम हो रहा है और लोग बाहर निकलने लगे हैं, फिर शॉपिंग करने लगे हैं। फेस्टिव सीजन भी अभी निकला है। आपको लगता है कि ये जो रिजल्ट्स हैं इससे एक बूस्टअप मिलेगा आने वाले समय में? आज हमने देखा स्टॉक करीब 0.5% ऊपर जाके बंद हुआ। जी बिल्कुल, रिजल्ट्स यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं सौमित्र मेरे को। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो इनके स्टोर्स नेटवर्क हैं उसमें भी बहुत बढ़िया एक इजाफा हमें देखने को मिला है। चाहे मैं 9 महीने के रिजल्ट्स देखूं, चाहे मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूं, क्योंकि इन्होंने तनिष्क, सिर्फ तनिष्क की मैं बात करूं तो 29 स्टोर्स तो अकेले तनिष्क के इन्होंने न्यू एडिशंस किए हैं पूरे 9 मंथ्स की मैं बात करूं। उसके अलावा जो इनके अदर स्टोर्स हैं, चाहे जोआ हो, कैरेट हो, वहां पे भी स्पेशली जोआ की तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन कैरेट लेन में भी इन्होंने एक अच्छा इजाफा किया है। तो स्टोर्स नेटवर्क भी इनके यहाँ पे साथ में बढ़े हैं और रिटेल वॉल्यूम में भी बढ़िया ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। सो ऑल इन ऑल बिल्कुल थम्स अप है। और जिस तरह से अभी बजट आया था, बजट में भी यहाँ पे जिस तरह से ज्वेलरी सेक्टर के लिए जो प्रोविजंस थे वो भी यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे। सो ऑल इन ऑल अच्छा इसके रिजल्ट है। मेरे हिसाब से बिल्कुल आगे जाते हुए स्टॉक यहाँ पे और ज्यादा तेजी दिखा सकता है। इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 2800 के,
तो मेरे हिसाब से वहां तक के लिए अगर किसी को बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल टाइटन में बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रेकमेंड की जा सकती है। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी टाइटन में अपनाइए। जैसे ही आपको मौका लगे, थोड़ी गिरावट दिखे स्टॉक में तो लेना ही चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आस्था को लगता है कि 2800 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। आस्था, आईटीसी पर भी आपका व्यू चाहिए। नतीजों का इंतजार हो रहा है, ऐसा लगा था अब तक आ जाएंगे लेकिन अभी तक आए नहीं है। लेकिन जो अनुमान हमारा बता रहा है वो ये है कि रेवेन्यूज आय जो है वो करीब 4% से ज़्यादा बढ़ सकती है। मुनाफे में भी हम कुछ 5 से 6% के आसपास की बढ़त देख सकते हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं नतीजे, और आईटीसी पर क्या व्यू होगा यहाँ से? बेसिक सबसे यहाँ पे बढ़िया एक रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, क्योंकि जो इनका एग्री बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस है, वहां पे भी हमें लगता है कि एक बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और जो सिगरेट वॉल्यूम्स है उसमें लगभग मेरे को लगता है 5% की ग्रोथ ये काउंटर हमें दिखाता हुआ मिलेगा। इनफैक्ट जो पेपर बोर्ड सेगमेंट है वहां पे भी एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है जो इस बार आईटीसी अपने रिजल्ट देगा सभी सेगमेंट से एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। इनफैक्ट जो टॉप लाइन यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं वो तकरीबन 6% का इजाफा हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट करते हुए चल रहे हैं टॉप लाइन। अगर उस उन्हीं लाइंस पे अगर यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया तेजी का संकेत स्टॉक प्राइसेस में आगे जाते हुए ये रिजल्ट्स देंगे, और वहां पे एक जो लेवल्स आएंगे फिर वो 260 के रहेंगे। बिल्कुल। देवांग, आपको लगता है कि चार्ट्स के हिसाब से आपको यहाँ पर कोई ट्रेड दिखाई देता है आईटीसी में? डेफिनेटली आईटीसी की बात करें तो ओवरऑल हम देखें कि शॉर्ट टर्म चार्ट पे उन्होंने कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है। यहाँ पर हम 245 तक आईटीसी का जो रेजिस्टेंस जोन है वो 245 का, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखे हैं 223 का। ओके, 223 का स्टॉप लॉस और 245 तक के टारगेट यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चार्ट्स के लिहाज से टेक्निकल्स अगर व्यू लेना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। देवांग को ऐसा लगता है। नतीजों की बात कर रहे हैं, उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कल श्री सीमेंट के नतीजे आने वाले हैं और कंपनी के रेवेन्यू में हम 4% की गिरावट हो सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं। नतीजों पर और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सौमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ। श्री सीमेंट के नंबर्स अगर हम देखते हैं पिछले क्वार्टर से थोड़े वीक आ सकते हैं। रेवेन्यू 4% के करीब डिक्लाइन हो सकते हैं। एबिटा 15% डाउन हो सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, और मार्जिन्स में भी हल्की सी वीकनेस अराउंड 26.7%। और अगर बॉटम लाइन की बात करें तो 12% डाउन हो सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब ये वीकनेस के कारण पीछे तीन कारण हैं। पहला तो जो डिमांड था वो काफ़ी वीक था अनसीजनल रेनफॉल्स की वजह से। उसके अलावा अगर प्राइस हाइक जो हम देखते हैं जो सीमेंट कंपनीज ने लिया था वो भी सस्टेनेबल नहीं था। अक्टूबर और नवंबर में सीमेंट कंपनीज ने एक शार्प प्राइस हाइक लिया था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि फेस्टिव सीजन के बाद जो डिमांड था वो काफ़ी वीक रहा और उसी कारण उन्हें वही प्राइस हाइक रोल बैक करने पड़े, जिसके कारण ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ है वो हमें वीक दिखाई दे रहा है श्री सीमेंट में। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो भी करीब 8% का डिक्लाइन हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है श्री सीमेंट से। और उसके पीछे रीज़न ये है कि श्री सीमेंट का जो प्रेजेंस है वो ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है और ये रीजन में सैंड शॉर्टेज और ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से एक वॉल्यूम ग्रोथ में एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है श्री सीमेंट के रिजल्ट्स में हमें। आस्था, आपको लगता है कि जैसा सौमित भी बता रहे थे प्राइस हाइक लिए उसके बाद वो रोल बैक करने पड़े, सीमेंट कंपनियों पर इस समय क्या व्यू रखती हैं आप? ट्रेड करने या लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई पिक बनता है आपके नजरिए में? देखिए, सबसे पहले बात करें तो जिस तरह से कंपनी की काफी ज्यादा डिपेंडेंस है पेट कोक पे और इम्पोर्टेड कोल पे, और वहां पे एक हमने देखा था कि उसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे जो नतीजे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, क्योंकि इन सब की प्राइसेस यहाँ पे बढ़ी है, तो वो भी एक यहाँ पे असर करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ जो ईस्ट है वहां से भी डिमांड, ईस्ट रीजन से भी डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, उसका भी असर प्राइसेस पे आएगा। मेरे हिसाब से श्री सीमेंट के कल नतीजे इतने उत्साहजनक नहीं होंगे, और अगर उम्मीद से भी यहाँ पे थोड़े से नीचे आते हैं नतीजे तो मेरे हिसाब से 22,500 तक के भी प्राइसेस हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए कल जिन्होंने भी यहाँ पे लिया हुआ है वो कड़ी नजर यहाँ पे नतीजों पे रखे, और जो लेना चाहते हैं वो मेरे हिसाब से बाइंग ऑन डिप्स करें अगर नतीजे अच्छे आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर नतीजे खराब आए तो 22,500 तक के भी लेवल्स हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो नतीजों को देखने के बाद ही इस काउंटर को रिव्यू करें, तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। ओके, तो नतीजों का इंतजार करें इसमें ट्रेड करने से पहले, क्योंकि नतीजे अगर अच्छे नहीं आए तो गिरावट कुछ बढ़ भी सकती है। टाटा स्टील के भी कल तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं और क्या उम्मीद कर सकते हैं जान लेते हैं। मेरी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ रही हैं।
पिछले कई क्वार्टर्स में अच्छे नतीजे पेश करने के बाद इस क्वार्टर में स्टील कंपनी से हम ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रहे। इनफैक्ट हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टील कंपनीज के लिए, बिकॉज इस क्वार्टर में कोकिंग कोल जो उनका मेन रॉ मटेरियल होता है उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे, स्टील प्राइसेस भी वीक थे और डोमेस्टिक डिमांड भी म्यूटेड थी। नंबर्स की बात करें तो टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 61,600 के आसपास, जो 2.2% का ग्रोथ हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन एबिटा मार्जिन्स में हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस क्वार्टर जैसे हमने बताया कोकिंग कोल प्राइसेस के दाम बढ़ रहे थे। सो एबिटा मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25.8% वर्सेस 27.3% जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिया था, जो 150 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हो सकता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 19% से कम हो सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पर। बाकी नंबर्स की बात करें तो वॉल्यूम में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4.3 मिलियन टन का वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम कंपनी रिपोर्ट कर सकता है इस क्वार्टर में वर्सेस 4.4 मिलियन टन जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिया था, और ये डिक्लाइन म्यूटेड डोमेस्टिक डिमांड के कारण आ सकती है। रियलाइजेशंस की बात करें तो रियलाइजेशंस मार्जिनली इंप्रूव हो सकता है बाय अराउंड 2,000 रुपीज़ पर टन, और वो 76,000 रुपीज़ पर टन पे आ सकते हैं। एबिटा पर टन में हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, जो पार्शियली ऑफसेट हो जाएंगे रियलाइजेशंस के बढ़ने के कारण। सो एबिटा पर टन 28,000 पर टन के आसपास आ सकता है वर्सेस 30,500 रुपीज़ पर टन जो हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था। स्टॉक की बात करें तो लास्ट 6 महीने में स्टॉक ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है और नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में टाटा स्टील ने 78% के रिटर्न्स दिए हैं। देवांग, रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे दे चुका है टाटा स्टील पिछले कुछ समय में। आपको लगता है कि चार्ट्स के लिहाज से यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी है? मेटल स्पेस पर फिलहाल क्या व्यू है आपका? टाटा स्टील की बात करें तो ओवरऑल स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है। यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो जो 1190 एक रेजिस्टेंस जोन है टाटा स्टील के लिए। सपोर्ट की बात करें तो 1145 एक सपोर्ट जोन है। सो यहाँ मेटल की हिंडाल्को है जो हमें लगता है कि चार्ट पे हिंडाल्को काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक। यहाँ पे हमें लगता है कि जो हाइट ऑफ एरोटम चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर की तरफ जो लेवल है 524 तक स्टॉक आ सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 506 का। ओके, तो वो स्ट्रैटेजी होगी टाटा स्टील पर। और टाटा कंपनियों के साथ ही रहते हुए आपको बताएं कि आज इंडियन होटल्स के सीईओ और एमडी पुनीत चटवाल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आने वाले दिनों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शानदार रिकवरी आने की उम्मीद है। On the quarter being a bit peculiar, but it was still the most positive quarter of the 7 quarters that have gone by for the industry, the tourism industry in general and hospitality in particular. What we have learned is after the first wave, it took almost 6 months in certain states and in other states, depending on the lockdowns and the restrictions imposed, even up to 9 months for the industry to come back. Then came the devastation of the second wave, which was very, very strong. But the industry started bouncing back in 3 months. And then we were confronted with the third wave or the Omicron as of the 20th of December. But the effect on the cancellations and on the drop in business started subsiding as of 15th of Jan. And I would say it could be fair to estimate that the last 1 week has been positive for the business and the pickup is strong, especially the last 2-3 days. And this week is really critical because of the holiday in the middle of the week, in the week gone by. So I think at the end of this week, we will know more if this trend continues. I personally remain very optimistic that the trend will continue and the bounce back will be faster and the period would be shorter. आस्था, इस समय जो ओपन अप थीम है उसको आप कैसे प्ले कर रही हैं? क्या एडवाइस कर रही हैं आप? चाहे वो होटल्स हों, एयरलाइंस हों, गेमिंग कंपनी हमने जहां पर लोग बाहर जाते हैं, या शॉपिंग कंपनीज हैं, कई सारी चीज़ें जो पिछले कुछ समय कोविड की वजह से लोग इन बिजनेसेस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उसका असर हमने शेयर प्राइसेस में भी देखा। अब जब वापस सिचुएशन बेटर हो रही है, लाइफ नॉर्मल हो रही है, तो इन सब को कैसे अप्रोच कर रही हैं? इन स्टॉक्स को कैसे अप्रोच कर रही हैं आप? देखिए, तो यहाँ पे
सबसे आसान तरीका है कि जो नतीजे आते हैं वो अपने आप दिखा देते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कंपनियों के कह रहे हैं। और मेरे हिसाब से इंडियन होटल इन पर्टिकुलर की मैं बात करूं तो नतीजे बेहद शानदार थे, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉस था, इनफैक्ट सीक्वेंशियल लेवल पे भी लॉस था। तो एक तरह से एक टर्न अराउंड स्टोरी हम इस कंपनी को कह सकते हैं, जो इस क्वार्टर में इन्होंने नतीजे दिखाए। और मार्केट हमेशा बहुत ज्यादा इस चीज को लाइक करता है, कोई भी अगर टर्न अराउंड स्टोरी होती है तो वो अपने आप में दर्शाता है। और फिर होटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी अगर इस तरह के नतीजे पेश करती है तो वो पूरे सेक्टर को भी एक बूस्ट प्रदान करते हैं। मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स में नतीजे देख के कॉल इस पूरे सेक्टर पे लिया जा सकता है। इन पर्टिकुलर इंडियन होटल अभी पसंद आता है, बिल्कुल यहाँ पे बाइंग की जानी चाहिए। 230 का इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद हमें 240 से 45 तक के भी लेवल्स ये काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यही टॉप पिक होगी होटल स्पेस से आपकी? जी बिल्कुल। ओके, तो इंडियन होटल्स ऐसा स्टॉक है जो आस्था को पसंद आता है और रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं कंपनी ने पिछले कुछ समय में भी। अब भी यहाँ पर 240 तक के टारगेट्स दिखाई देते हैं, तो फोकस कर सकते हैं, इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन वो कौन से शेयर हैं जिन पर कल आपको फोकस करना चाहिए? हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है कल, कौन से शेयरों पर आपको ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे? वक्त हो गया है हमारे मेहमानों से जानने का कि कौन सा है उनका आज का VIP शेयर। देवांग, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, कौन कौन से आइडियाज आज लेकर आए हैं आप? फर्स्ट कॉल रहेगा यहाँ पे बायोकॉन का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं ना। डेली चार्ट पे आफ्टर द कंसोलिडेशन एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक पे, और हमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है। तो यहाँ पे बायोकॉन पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए, 378 का टारगेट है, 411। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गेल में हमने देखा है कि आफ्टर एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है हमारा डेली चार्ट। ओवरऑल वॉल्यूम के साथ हमने देखा है कि आज भी एक रिबाउंड देखने मिला था गेल के अंदर। गेल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 142 का, टारगेट है 155। ओके, तो दो बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज यहाँ पर देवांग की तरफ से। गेल में टारगेट 155 रुपए का और बायोकॉन में टारगेट 411 रुपए। इन दोनों पर आप कल पोजीशन ले सकते हैं। आस्था, बड़े बड़े इवेंट्स तो अब खत्म हो गए, फेड का इवेंट खत्म, बजट खत्म, आगे किस तरह से अप्रोच करेंगी बाजार को? कौन से आइडियाज होंगे आज आपके लिए? देखिए, जिस तरह से थोड़ा सा वीक हुआ, मेरे हिसाब से एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई है। हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वीकनेस रहे, बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर बिल्कुल चलते रहेंगे। GHCL मुझे पसंद आता है, तो मैं वहां पे रिकमेंडेशन दूंगी खरीदारी करनी चाहिए। 460 के आसपास करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा गिरता है और लेवल्स गिरते हैं तो बढ़िया लेवल रहेगा। और 535 का इसमें एक इनिशियल टारगेट मैं देना चाहूंगी। पोजिशनल कॉल है, एटलीस्ट हफ्ते भर या 15 दिन के लिए ली जानी चाहिए। और एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, हो सकता है जो भी स्टॉक्स मैंने आज डिस्कस किए उसमें मेरी या मेरी कंपनी की पोजीशन हो। ओके, तो GHCL एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप पोजिशनल कॉल ले सकते हैं। हफ्ता 10 दिन जैसा आस्था बता रही हैं, 535 तक के इनिशियल टारगेट्स दिखाई देते हैं, तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और देवांग आज इस शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी देने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेंगे एक छोटा सा